सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम लोग इंडियन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत फॉरेस्ट प्रोटेक्शन चैप्टर को देखेंगे। देखिए, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जनरल से क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हमारे लिए अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो हमसे छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके पेपर 2 के सेक्शन बी का हिस्सा है। तो जो इसका पहला टॉपिक है वो है डेफिनेशन। आपके बुक में भी डेफिनेशन दी गई है इसके अंतर्गत, उसी को ही सबसे पहले देख रहे हैं। देखिए, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की डेफिनेशन एक जनरल डेफिनेशन ही होगी कि ऐसे मेथड्स या ऐसे मेजर्स लेना जिससे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स? तो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं और रेमेडियल मेजर्स होते हैं। प्रिवेंटिव यानी कि आप पहले स्टेप ऐसे ले रहे हैं जिससे फॉरेस्ट को किसी भी प्रकार का कोई डैमेज हो ना। रेमेडियल मेजर्स यानी कि डैमेज हो गया और उसके बाद आपने कोई मेथड्स लिए हैं, कोई मेजर्स लिए, कोई स्टेप्स लिए, दैट कम्स अंडर योर रेमेडियल मेजर्स। राइट्स। देखिए, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू के लिए हम समझ लेते हैं। हालांकि एग्जाम में इससे आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है। व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ राइट्स? तो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स होते हैं। नेगेटिव राइट्स यानी कि ऐसे राइट्स जो कुछ चीज़ों को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं करने से किसी फॉरेस्ट के अंतर्गत। पॉजिटिव राइट्स यानी कि ऐसे अधिकार है जिसमें जो भी जनजाति है या वहां पर जो ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें ऐसे राइट्स दिए गए हैं कि वो किसी प्रकार के कुछ कार्य कर सके। दोज आर कॉल्ड एज पॉजिटिव राइट्स। कंटिन्यूअस राइट्स यानी कि लगातार कंटिन्यूएशन में राइट्स बने रहते हैं। डिसकंटिन्यूअस राइट्स मतलब कि एक टाइम के पश्चात वो राइट्स हटा दिए जाएंगे। दोज आर कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस राइट्स। एंड देन द नेक्स्ट वन इज योर पर्सपेक्टिव राइट्स। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स। हालांकि जाने की बहुत डिटेल में जरूरत है नहीं इसमें, क्योंकि आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है। व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ राइट्स? दो टाइप की कैटेगरीज होती है, वुड राइट्स एंड नॉन वुड राइट्स। नाम से समझ में आ रहा है, वुड राइट्स यानी कि टिम्बर से एसोसिएटेड होते हैं। नॉन वुड राइट्स यानी कि जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम द टिम्बर, उससे एसोसिएटेड होते हैं। देन देयर आर एडवर्स इफेक्ट ऑफ राइट्स, प्रोटेक्टिव मेजर्स एज वेल एज रिस्ट्रिक्शन एंड टर्मिनेशन ऑफ राइट्स। ये कुछ अगेन सब टॉपिक्स हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं। पढ़ने की ज़्यादा आपको इच्छा है तो आप अपने बुक में पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट इज योर फॉरेस्ट ऑफेंसेस कि आखिरकार कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस होते हैं फॉरेस्ट के अंतर्गत। ये भी बस आप एक बार ओवरव्यू कर लेंगे तो काफ़ी रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगेन क्वेश्चन आया नहीं और हमारा एम ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे टॉपिक्स को देखें जहां से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम के अंतर्गत। सो क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस फॉरेस्ट ऑफेंसेज आर कि डैमेज कर दिया गया है या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरीके से अगर फॉरेस्ट कंट्रोल किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंसेस हो रहे हैं तो वो भी फॉरेस्ट ऑफेंसेस में आएंगे। देन नेक्स्ट इज योर ऑफेंस एंडेंजरिंग फॉरेस्ट, यानी कि कुछ इस प्रकार के स्टेप्स ले लिए गए हैं किसी व्यक्ति के द्वारा कि जिससे फॉरेस्ट को एंडेंजर हुआ है या फॉरेस्ट को डैमेज हुआ है। दैट कम्स अगेन अंडर योर ऑफेंसेस फॉर द गिवन फॉरेस्ट। देन एक्ट्स प्रिपेरेटरी टू फॉरेस्ट ऑफेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हो गया या इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 हो गया। इसमें भी कई सारे ऑफेंसेस दिए गए हैं, तो वो भी किस में आएंगे? आपके फॉरेस्ट ऑफेंसेस के अंतर्गत ही आएंगे। नेक्स्ट इज योर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल कि आखिरकार कैसे प्रोटेक्ट किया जाए एक फॉरेस्ट को इन ऑफेंसेस से। तो आप या तो कॉज को रिमूव कर दीजिए जो फॉरेस्ट ऑफेंस को लेकर आ रहा है, या फिर आप डायरेक्टली डील कीजिए ऐसे पर्सन से जो कि फॉरेस्ट ऑफेंसेस को कर रहे हैं। सो दीज आर द प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल मेजर्स। देन फेंसेस टाइप्स देखते हैं कि आखिरकार कौन कौन से टाइप्स रहते हैं फेंस के। केवल नाम कर याद रखने हमें, इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं जानना है। फर्स्ट इज योर लाइफ फेंस, देन थॉर्न फेंस, ब्रशवुड फेंस, स्टोन वॉल फेंस, पॉर्क्यूपाइन फेंस, गेम प्रूफ फेंस, ट्रेंचेस इज देयर एंड सोलर फेंस। तो इसमें से अगर आपको 4-5 नाम भी याद रहता है तो बहुत है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नाम याद रख लीजिए। आंसर लिखने के क्रम में हो सकता है आपको एक पॉइंट ये लिखना पड़े कि हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन के लिए फॉरेस्ट फेंसेस का उपयोग करेंगे, तो वहां पर एग्जांपल्स में आप ये लिख सकते हैं लाइफ फेंस लगाएंगे या थॉर्न फेंस लगा सकते हैं या ट्रेंचेस या सोलर फेंस का यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज योर व्हाट आर द काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट बाउंड्रीज। ठीक है, फॉरेस्ट बाउंड्रीज कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, क्या क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इज योर प्रॉपर्टी बाउंड्री, सेकंड वन इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री। प्रॉपर्टी बाउंड्री यानी कि वो फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है, तो वो होगी प्रॉपर्टी बाउंड्री। एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री का मतलब होता है कि उस फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी में एडमिनिस्ट्रेशन का कितना रीजन पर कंट्रोल है, दैट इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री। देन बाउंड्री का डिमार्केशन होता है, वो एक होगी नेचुरल बाउंड्री, ठीक है, और दूसरी होगी आर्टिफिशियल बाउंड्री। नेचुरल बाउंड्री यानी कि जो फॉरेस्ट का नेचुरल
विस्तार है, या जितना उसका बड़ा रीजन है वो किस में आएगा, नेचुरल बाउंड्री में। आर्टिफिशियल बाउंड्री यानी कि जितने रीजन पर एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री में हमने देखा था, तो वही चीज आपकी यहाँ पर आएगी आर्टिफिशियल बाउंड्री में। देन मेंटेनेंस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ बाउंड्री, ये भी अगेन जनरल सा टॉपिक है, कभी पूछा नहीं गया तो हम लोग इसे देखेंगे नहीं, स्किप कर देंगे। इंज्यूरीज टू फॉरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार कितने डिफरेंट मेथड्स के थ्रू किसी फॉरेस्ट को इंज्यूरी हो सकती है। फर्स्ट इज योर ह्यूमन बींग्स के थ्रू अगर इंज्यूरी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल एक डिफॉरेस्टेशन कर दिया जाए, या शिफ्टिंग कल्टिवेशन, या फिर इलिसिट फेलिंग हो रही है, एनक्रोचमेंट कर दिया जा रहा है। सो वेरियस मेथड्स आर देयर थ्रू विच ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्या होता है, फॉरेस्ट को डैमेज पहुंचाया जाता है। वेरियस फैक्टर्स हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। देन क्लाइमेटिक एलिमेंट्स के थ्रू भी क्या होता है, डैमेज हो सकता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, ड्रॉट आ गया है, या फिर बार्क स्कॉर्चिंग हो गई है, या फिर हीट के थ्रू क्या हो रहा है, हीट वेव्स चल रही है और बार्क में क्रैक आ गया, या जो टिम्बर होता है उसमें क्रैक आ गया है, हैवी रेन्स हो गई है, हेल आ गया है, स्टॉर्म आ गया है। दीज आर डिफरेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स। देन कई बार एनिमल्स के थ्रू भी क्या होता है, फॉरेस्ट को डैमेज पहुंचाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक एनिमल्स क्या करते हैं, ग्रेजिंग, या वाइल्ड एनिमल्स के थ्रू भी इसे पहुंचाया जाता है डैमेज। तो हम लोग देख लेते हैं एनिमल्स किस तरीके से पहुंचाते हैं। तो ग्रेजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू। ग्रेजिंग के कुछ टाइप्स होते हैं। माइग्रेटरी ग्रेजिंग होती है, यानी कि एनिमल्स माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। 24 आवर्स ग्रेजिंग, यानी कि 24 घंटे तक एक रीजन में लगातार ग्रेजिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्पीशीज दोपहर में ग्रेज करते हैं, कुछ स्पीशीज सुबह ग्रेजिंग करते हैं, कुछ स्पीशीज शाम को ग्रेज करेंगे। सो 24 आवर ग्रेजिंग। देन देर इज डे ग्रेजिंग, यानी कि दिन में ही ग्रेजिंग होगी। एंड पेनिंग एंड स्टॉल फीडिंग, अगेन अनदर टाइप ऑफ योर ग्रेजिंग। देन व्हाट आर द डैमेजेस विच आर देयर और विच आर बीइंग कॉज ड्यू टू ग्रेजिंग। तो पहला ये होता है कि कई बार जो छोटे पेड़ होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, उन्हें ये एनिमल्स खा जाते हैं ग्रेजिंग के दौरान। ठीक है, दूसरा ये होता है कि इवन सीड्स जो होते हैं एनिमल्स उसे भी निकाल कर खा जाते हैं, तो इसके कारण भी डैमेज फॉरेस्ट को होता है। सो दीज आर द डैमेजेस ड्यू टू ग्रेजिंग। तो ग्रेजिंग का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, देखिए उसके लिए ग्रेजिंग प्लान बनाए जाने की जरूरत होती है। ग्रेजिंग प्लान में क्या होगा, कंटिन्यूस ग्रेजिंग की बात कही जाती है कि कंटिन्यूस या तो ग्रेजिंग करवाइए। कंटिन्यूस ग्रेजिंग में भी क्या होगा, एक रीजन होता है उसे ग्रेजिंग के लिए रख दिया जाता है, वहां पर आप कंटिन्यूएशन में करवाइए ग्रेजिंग, लेकिन बाकी रीजन को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट इज योर यूनिटरी ग्रेजिंग। यूनिटरी ग्रेजिंग में क्या होता है, एक स्थान पर केवल एक टाइम तक आप ग्रेजिंग करेंगे, उसके बाद वहां पर ग्रेजिंग नहीं होगी। मिक्स ग्रेजिंग इज कि यूनिटरी और कंटिन्यूअस ग्रेजिंग का एक मिक्सचर होता है, दैट इज योर मिक्स ग्रेजिंग। डिफर्ड ग्रेजिंग यानी कि पहले एक रीजन में ग्रेजिंग होगी, देन किसी दूसरे रीजन में फिर ग्रेजिंग करवाई जाएगी, फिर तीसरे रीजन में ग्रेजिंग होगी। इस तरीके से डिफर्ड ग्रेजिंग होगी, यानी कि फर्स्ट रीजन में अब कभी ग्रेजिंग नहीं होगी एक समय के पश्चात, दैट इज योर डिफर्ड ग्रेजिंग। एंड रोटेशनल ग्रेजिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर रोटेशन पीरियड में ग्रेजिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रीजन में एक बार ग्रेजिंग करवाई, देन सेकेंड रीजन में फिर ग्रेजिंग करवाई, फिर से वापस आप फर्स्ट रीजन में आगे ग्रेजिंग करवाने के लिए, एंड फिर कुछ समय के पश्चात आप सेकेंड रीजन में चले गए ग्रेजिंग के लिए। तो ऐसे ही रोटेशन चलता है सर्कुलर फॉर्मेट में, दैट इज योर रोटेशनल ग्रेजिंग। देन अगेन हम लोग वापस उसी को देख रहे हैं कि व्हाट आर द डैमेजेस। अभी हमने देखा डैमेजेस विच आर कॉज्ड ड्यू टू एनिमल्स, अब देख रहे हैं व्हाट आर द वेरियस डैमेजेस विच आर कॉज्ड बाय प्लांट्स। तो कई बार प्लांट्स वीड्स का काम करते हैं, और वीड्स क्या करते हैं, कंपटीशन बढ़ा देते हैं, तो ऐसे में फॉरेस्ट को डैमेज होता है। इसी तरीके से कई बार प्लांट्स पैरासाइट का काम करते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो पैरासाइट के रूप में देखे जाते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि जो बाकी ट्रीज हैं उन्हें डैमेज होता है। तो ऐसे में पूरे तरीके से ओवरऑल फॉरेस्ट की ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती है। एंड देन द नेक्स्ट वन इज योर क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या करते हैं, ये प्लांट्स पर चढ़ जाएंगे या ट्रीज पर चढ़ जाएंगे, और जो ट्रीज की ओरिजिनल हाइट है या प्लांट्स जितनी हाइट अटेन कर सकते हैं उन्हें अटेन करने नहीं देते। सो दीज आर द डैमेजेस विच आर कॉज्ड ड्यू टू प्लांट्स। एंड बाय पेस्ट एंड डिसीजेस, देखिए पेस्ट और डिसीजेस के थ्रू भी क्या होता है, डैमेजेस होते हैं। इसे हम डिटेल फॉर्मेट में देखेंगे थोड़ी देर के बाद, अभी बस आप इतना समझ लीजिए। देन फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर के थ्रू भी क्या होती है कि डैमेज आने के काफी चांसेस होते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट आर द वेरियस कॉजेस, कौन कौन से कारणों के द्वारा फॉरेस्ट फायर होता है, प्राकृतिक कारण एज वेल एज मानवीय कारण, यानी कि एनवायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स एज वेल एज ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स। व्हाट आर द टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं फॉरेस्ट फायर के। फर्स्ट इज जनरल क्लासिफिकेशन, इसमें एक होता है वाइल्ड फायर्स, दूसरा होता है
प्रिस्क्राइब्ड फायर, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन जैसा होता है डॉक्टर्स का, तो वैसा ही होता है प्रिस्क्राइब्ड फायर, यानी कि इंटेंशनली लगाया जा रहा है एक जगह पर आग. Then the next classification is based on the position of fuel. First is your underground fire. Underground fire यानी कि जमीन के नीचे आग लगी हुई है. Second is your ground fire यानी कि जमीन पर आग लगी हुई है. Creeping fire यानी कि जमीन पर तो आग है ही है, साथ ही साथ जो जमीन से थोड़े ऊपर उठे हुए पेड़ होते हैं, छोटे पेड़, उनमें आग लग जाती है. ठीक है. सरफेस फायर यानी कि ऊपर उठे हुए पेड़ तो हैं, क्रीपिंग फायर जितना भी फायर है, लेकिन साथ ही साथ थोड़े मिड लेवल जो कैनोपी के पेड़ होते हैं उनमें आग लग गई है, तो उसे सरफेस फायर बोलते हैं. ग्राउंड फायर यानी कि जो टॉप कैनोपी के ट्रीज होते हैं, जो सबसे ऊंचे पेड़ होते हैं, अगर उनमें आग लग गई है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड फायर. द नेक्स्ट टाइप इज योर बेस्ड ऑन द कॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, कि किस कारण से फॉरेस्ट फायर लगी. फर्स्ट हो सकता है नेचुरल फायर, ठीक है. सेकेंड हो सकता है एक्सीडेंटल फायर, एंड थर्ड इज योर इंटेंशनल फायर, जानबूझकर आग लगाना, गलती से आग लग जाना, या फिर प्राकृतिक कारण से आग लगना. So these are the different types, different classification of your forest fire. फ्यूल का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. पहला है ग्राउंड फ्यूल, जो कि ग्राउंड फायर के लाने में उपयोगी होता है या फिर जिम्मेदार होता है. सेकेंड इज योर सरफेस फ्यूल, यानी कि सरफेस फायर या क्रीपिंग फायर जो होती है उसे लाने में ये भूमिका निभाता है. एंड द थर्ड वन इज योर एरियल फ्यूल, ये किस में भूमिका निभाता है, फायर लाने में, जो आपके होते हैं ग्राउंड फायर. द नेक्स्ट वन इज योर कंबस्शन. देखिए कंबस्शन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में दिया तो इसलिए समझ रहे हैं. 3 स्टेज में होता है कंबस्शन. कंबस्शन के 3 फेजेस होते हैं, बस आप इतना याद रखिए, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर. देन जो एनर्जी रिलीज होती है कंबस्शन में, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. फर्स्ट इज योर क्वालिटी ऑफ मॉइस्चर, आखिरकार मॉइस्चर की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है और साथ ही साथ कैसी क्वालिटी भी है. देन द नेक्स्ट इज योर विंड मूवमेंट, आखिरकार कितनी तेजी से एयर चल रही है, विंड चल रही है. नेक्स्ट इज योर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में यानी कि कैसे हीट को ट्रांसफर किया जा रहा है या कैसे फायर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है. फॉर एग्जांपल कई बार सूखी घास होती है या सूखे पत्ते होते हैं और इनके द्वारा क्या होता है, फायर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है. एंड द नेक्स्ट वन इज योर फ्यूल साइज एंड अरेंजमेंट. सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स थ्रू विच कंबशन स्प्रेड्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. नेक्स्ट इज योर फायर बिहेवियर. देखिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि फायर बिहेवियर क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. फायर एक्सटिंग्विशन जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन उसको समझने से पहले कि आखिरकार क्या स्टेप्स लेंगे कि फायर को खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए, सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फॉरेस्ट फायर. तो कॉन्सिक्वेंसेज में क्या है, फ्लोरा पर कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं एज वेल एज फौना पे कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं. तो फ्लोरा पे क्या हो सकता है कॉन्सिक्वेंस की, आपके ट्री को डैमेज हो जाएगा, या जो आपके सरफेस प्लांट्स है उसे डैमेज हो जाएगा, सीड्स को डैमेज हो जाएगा. सो दीज आर द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द फ्लोरा. फौना पे अगर आप इफेक्ट देखेंगे, तो फौना पे अगर इफेक्ट को देखना है तो फौना में फॉर एग्जांपल लाइक जो आपका वाइल्ड फायर होता है या फॉर एग्जांपल इंटेंशनल फायर भी, ये वाइल्ड लाइफ को काफी डैमेज पहुंचाता है. ठीक है, जो आपके अर्थवर्म्स होंगे उसे डैमेज पहुंचेगा, साथ ही साथ जो बिग कैट्स होती है उन्हें भी डैमेज होता है. इसी तरीके से एलिफेंट्स हो गए, इनको भी काफी बुरी तरीके से नुकसान पहुंचता है वाइल्ड फायर्स के आने के चलते. सो दीज आर द वेरियस इफेक्ट्स इवन ऑन द फौना. इफेक्ट ऑन द सॉइल प्रॉपर्टीज, देखिए दोनों ही होता है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है. पॉजिटिव के अंतर्गत देखें सॉइल को क्या मिलता है वाइल्ड फायर्स के थ्रू, तो कई बार क्या होता है न्यूट्रिशंस सॉइल को मिल जाता है थ्रू योर वाइल्ड फायर्स. लेकिन कई सारे नेगेटिव्स भी होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर अर्थवॉर्म मर गए तो ऐसे में जो प्रोडक्टिविटी है सॉइल की वो समाप्त हो जाएगी. इसी तरीके से कई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं अर्थवर्म को छोड़कर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काफी भूमिका निभाते हैं. तो यहाँ पर भी अगर वाइल्ड फायर लगता है और उन ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काफी प्रॉब्लम आती है. सो दीज आर द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ वाइल्ड फायर ऑन योर सॉइल प्रॉपर्टीज. इसी तरीके से इफेक्ट ऑन सोसाइटी, जो कि काफी जनरल सा टॉपिक है, आपको पता ही होगा कि क्या होगा इफेक्ट ऑन द सोसाइटी. हम लोग जा रहे हैं कंट्रोल मेजर्स में. व्हाट आर द वेरियस कंट्रोल मेजर्स फॉर फॉरेस्ट फायर. फर्स्ट इज योर प्रिवेंशन मेजर, कि पहले ही ऐसे कदम उठा लिए जाए कि फॉरेस्ट फायर को आने से रोक दिया जाए. सो दैट इज योर प्रिवेंशन मेजर. देन फायर फोरकास्ट, कि आप इस तरीके के फोरकास्टिंग मॉडल्स रखें, कंप्यूटेशनल मॉडल्स रखें जो कि फायर का फोरकास्ट कर दें. देन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, यानी कि अगर कोई ट्राइबल या कोई व्यक्ति आपको पहले ही जानकारी दे दे रहा है, एक डीएफओ को जानकारी दे दे रहा है कि फॉरेस्ट फायर लगने वाला है,
तो फॉरेस्ट फायर को रोकने में मदद मिलेगी, ऐसे में उसे रिवॉर्ड भी देना जरूरी है। और अगर कोई ऑफेंडर आपकी पकड़ में आ जा रहा है जिसने फॉरेस्ट फायर लगाई है तो उसे पनिश भी कीजिए। देन द नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव मेजर्स। तो जितने कानून हैं, फॉर एग्जांपल लाइक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हो गया या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, इसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया। सो दीज आर द वेरियस लेजिस्लेटिव मेजर्स थ्रू विच फॉरेस्ट फायर कैन बी कंट्रोल्ड। देन साइंस एंड पोस्टर्स लगा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, जागरूकता है। हजार्ड रिडक्शन, इसके लिए हजार्ड मैपिंग कर सकते हैं अपने फॉरेस्ट रीजन की, कि कहाँ पर कौन सा रीजन ज़्यादा प्रोन है फॉरेस्ट फायर के लिए, एंड वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट इज योर कंट्रोल ऑन अर्ली बर्निंग, यानी कि अर्ली बर्निंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये अक्सर कई फॉरेस्ट रीजन में किया जाता है कि पहले ही, यानी कि गर्मियों की शुरुआत होने से पहले क्या किया जाता है, एक कंट्रोल वे में आग लगा दी जाती है। छोटी सी आग रहती है जिसके द्वारा ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि बाद में बड़ी आग ना लगे। सो दीज आर कंट्रोल और अर्ली बर्निंग। देन फायर ब्रेक्स, कई बार फायर ब्रेक या फायर लाइन्स बनाई जाती है कि अगर एक जगह पर आग लगी तो वो दूसरे रीजन में बढ़ने से रोक सके उसे। सो दीज आर फायर ब्रेक और फायर लाइन्स। तो यही पर्पस हमने देख लिया। फॉर्मेशन ऑफ फायर ब्रेक किस तरीके से होगा, मैकेनिकल मेथड होता है, केमिकल मेथड होता है। कुछ केमिकल्स आप स्प्रे करते हैं, या मैकेनिकल मेथड यानी कि आप रीजन को डिफरेंट सब रीजन में डिवाइड कर देते हैं, जिससे अगर एक सब रीजन में आग लगेगी तो दूसरे सब रीजन में ये पहुंच नहीं पाएगी। सो दैट इज योर मैकेनिकल मेथड। वेजिटेटिव मेथड, यानी कि आप कुछ ऐसे वेजिटेशंस लगाएंगे जो कि फायर हार्डी हो, यानी कि अगर फायर लग भी रही है तो वो जले नहीं। एंड देन बर्निंग, जो अभी हमने देखा कि आप कंट्रोल वे में बर्न करते हैं। सो दैट इज योर वेरियस फॉर्मेशन ऑफ फायर ब्रेक्स। देन फायर लाइन क्लासिफिकेशन बताए गए कि आखिरकार कितने डिफरेंट टाइप्स के फायर लाइन क्लासिफिकेशन होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना तो देख लीजिए। इंटरनल फायर लाइन होती है और एक्सटर्नल फायर लाइन होती है, बस नाम याद रख लेंगे तो भी बहुत होगा। देन द नेक्स्ट इज योर नर्सरी डिसीजेस एंड इट्स मैनेजमेंट। कौन कौन से डिसीजेस होते हैं नर्सरी में, वो देखने की जरूरत है। यहाँ पर आपको बस नाम याद रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, नाम याद रख लेंगे तो भी चल जाएगा। तो नाम को देख लेते हैं। फर्स्ट इज योर डैम्पिंग ऑफ, देन लीफ स्पॉट, लीफ ब्लाइट, इसी तरीके से लीफ वेब ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, देन सीडलिंग विल्ट, फुट रॉट, रूट रॉट, लीफ रास्ट। तो ये कुछ नाम है, 4-5 नाम याद कर लेंगे बहुत हो जाएगा। सीडलिंग डिसीजेस होते हैं, सीड्स जो होते हैं उनमें ये सारे रोग या डिसीजेस आते हैं। तो आपको बस 4-5 नाम याद रखने, ताकि अगर एग्जामिनेशन में डिसीज के नाम लिखने के लिए आ गया तो आप लिख दें, या फिर अपने आंसर को एनरिच करने के लिए अगर आपको लिखना है कि दीज आर द वेरियस सीडलिंग डिसीजेस, तो वहां पर आप एटलीस्ट 4 या 5 नाम लिखेंगे तो काफी वेटेज देगा। हालांकि कभी इससे क्वेश्चन ऐसे आया नहीं है डायरेक्टली कि व्हाट आर द वेरियस सीडलिंग डिसीजेस, एक्सप्लेन इट, लेकिन फिर भी हम लोग बस देख रहे हैं क्योंकि नर्सरी डिसीजेस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है। देन व्हाट आर द वेरियस डिसीज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज इन नर्सरी। तो वही चीजें हैं कि आप इंसेक्टिसाइड्स को कई बार स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं। देन अगर आपको पहले ही पता चल जा रहा है कि एक सीड में किसी प्रकार की डिसीज लगी है, तो बाकी सीड्स से उसे हटा देंगे, उन सीड्स को हटाएंगे जो कि फॉल्टी सीड्स हैं। ये कई प्रकार की स्ट्रैटेजी होती है नर्सरी में जो ली जाती है ताकि डिसीज को मैनेज किया जा सके एक फॉरेस्ट के अंतर्गत। देन व्हाट आर द पेस्ट मैनेजमेंट इन फॉरेस्ट नर्सरीज। ठीक है, इसमें बस आपको ये बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि कौन कौन से पेस्ट होते हैं, ताकि अगर एग्जामिनेशन में लिखने आ जाए तो आपको पता रहे, याद रहे कि कौन कौन से डिफरेंट पेस्ट आर देयर। सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट। वन इज योर मेजर पेस्ट, अनदर वन इज योर माइनर पेस्ट। जो मेजर होते हैं उनमें कटवर्म्स हैं, वाइट ग्रब्स, टर्माइट्स, डिफोलिएटर्स एंड सकिंग पेस्ट। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर पेस्ट है। माइनर पेस्ट को देखें तो ग्रास हॉपर्स आर देयर, क्रिकेट इज देयर, मोल क्रिकेट इज देयर। सो दीज आर द पेस्ट जो कि क्या करते हैं, डैमेज करते हैं किसी सीड को या फिर ट्रीज को। एंड देन देयर आर नॉन इंसेक्ट पेस्ट। जो अभी हमने देखा ऊपर वो सारे इंसेक्ट पेस्ट थे, कुछ नॉन इंसेक्ट पेस्ट भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक नेमाटोड्स एंड रोडेंट्स। तो आपको एटलीस्ट इनमें से 4-5 के नाम याद रहने चाहिए कि मेजर पेस्ट में आपने 2-3 नाम याद कर लिए, कटवर्म्स, वाइट ग्रब्स। इसी तरीके से माइनर पेस्ट में आपने 2-3 नाम याद कर लिए। देन नॉन इंसेक्ट पेस्ट में नेमाटोड्स है, रोडेंट्स है। तो एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट, तो वहां पर आपको एटलीस्ट लिखने के लिए एक फॉर्डर होना चाहिए।
सो ये था आपका पूरा फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।